सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स और इनकम कंजप्शन कर्व और प्राइस कंजप्शन कर्व। इससे पहले जो है हमने लाइक 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसको जो है देख सकते हैं। ये है जो है लेक्चर नंबर 4 है। तो समझते हैं, इससे पहले हमने जो है 3 लेक्चर को अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तीसरे लेक्चर में जो है हमारा कुछ रह गया था, जैसे क्या कहते हैं चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम जो है वो बताता है कि इंक्रीज लीड टू पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट, यानी जैसे ही किसी कंज्यूमर की इनकम जो है इंक्रीज होती है, कंज्यूमर की इनकम के इंक्रीज होने से जो है जो बजट लाइन होगी वो आउटवर्ड शिफ्ट होगी। और उसके बाद अगर डिक्रीज लीड टू पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट, यानी जैसे ही किसी कंज्यूमर की इनकम जो है डिक्रीज होगी तो जो है बजट लाइन जो है वो इनवर्ड शिफ्ट करेगी। व्हेन कंज्यूमर की इनकम जो है इंक्रीज होगी, कंज्यूमर की इनकम जो है इंक्रीज होने से बजट लाइन आपका क्या कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट या आउटवर्ड शिफ्ट होगी। और क्या कहते हैं आपका इनकम जो है डिक्रीज होने से इनवर्ड शिफ्ट होगी बजट लाइन। उसके बाद चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में चेंज होगा किसी कमोडिटी की, उस केस में क्या होगा, ए डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स रोटेट द लाइन काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे ही किसी कमोडिटी या प्राइस ऑफ गुड एक्स की डिक्रीज होती है तो उसमें जो है जो बजट लाइन है वो रोटेट करेगी आपका इस प्रकार से आउटवर्ड या क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। और जब जो है प्राइस ऑफ गुड एक्स की डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी तो उस समय जो है जो बजट लाइन है वो लाइन एंड क्लॉकवाइज या रोटेट करेगी आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस प्रकार या कहे कि जो है इनवर्ड मूवमेंट करेगी और आउटवर्ड मूवमेंट करेगी जब जो है प्राइस डिक्रीज होगी। सपोज गुड एक्स को जो है हमने एक्स एक्स पर दिखाया गया है और गुड वाई को जो है वाई एक्स पर दिखाया गया है। जैसे ही गुड एक्स की प्राइस जो है डिक्रीज होती है, प्राइस के डिक्रीज होने से जो है जो बजट लाइन है वो क्लॉकवाइज यानी आउटवर्ड शिफ्ट होगी या आउटवर्ड रोटेट करेगी। और प्राइस के इंक्रीज होने से जो है वो आपका इनवर्ड रोटेट होगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट चेंज इन द बजट लाइन, यानी बजट लाइन में जो हमने जाना वही है क्या कहते हैं किस प्रकार जो है बजट लाइन शिफ्ट और रोटेट होती है। चेंज इन द बजट लाइन, चेंज इन द बजट लाइन, चेंज इन इनकम, यानी कि जैसे ही इनकम चेंज होती है इंक्रीज लीड टू पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन। M1 ग्रेटर हो जाएगा आपका M0 से, यानी कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी ये जो है पैरेलल शिफ्ट होगी आपका आउटवर्ड। और जैसे ही आपका क्या कहते हैं प्राइस यानी इनकम डिक्रीज होगी, डिक्रीज लीड टू ए पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट M2, डाउनवर्ड शिफ्ट होगी यानी कि इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी आपका बजट लाइन। और प्राइस के केस में क्या होगा कि चेंज इन प्राइस, जब प्राइस चेंज होगा, प्राइस के चेंज होने से उसमें क्या होगा कि ए डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स रोटेट द बजट लाइन काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि जैसे इनिशियल जो प्राइस थी वो यहाँ पे थी, प्राइस के डिक्रीज होने से जो है जो बजट लाइन है वो क्लॉकवाइज यानी मूव करेगी ऐसे करके। और जब जो है क्या कहते हैं आपका प्राइस इंक्रीज होगी एंड इंक्रीज रोटेट द बजट लाइन क्लॉक नॉट सो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां पहुंच जाएगा आपका बजट लाइन, इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगी या इनवर्ट रोटेट करेगी।
एंड अब बात करते हैं आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड एंड देयर रिलेशन विथ इनकम एंड प्राइस। डिफरेंट टाइप के जो भी गुड हैं उसके बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड देयर रिलेशन विथ इनकम एंड प्राइस, यानी कि जो गुड्स हैं उनकी क्या रिलेशन है प्राइस और इनकम और प्राइस में। पहला आता है आपका नॉर्मल गुड्स, जिसे सामान्य वस्तु भी कहा जाता है। दूसरा आता है आपका इंफीरियर गुड या घटिया वस्तु जिसे कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका गिफिन वस्तु, गिफिन गुड्स। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपका वेबलन गुड्स या वेबलन वस्तुएं। पहला नॉर्मल गुड्स, दूसरा इंफीरियर गुड या घटिया वस्तुएं जिसे कहते हैं, तीसरा गिफिन गुड्स और उसके बाद चौथा है वेबलन गुड्स। समझते हैं इनके बारे में। नॉर्मल गुड आर दोज गुड हुज डिमांड इंक्रीज एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइज, यानी कि नॉर्मल गुड उसे कहते हैं। नॉर्मल गुड आर दोज गुड हुज डिमांड इंक्रीज, जिनका डिमांड जो है इंक्रीज होती है एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइज। जैसे कंज्यूमर की जो है इनकम राइज होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होती है, वो इंक्रीज कर जाती है। एंड डिक्रीज इन डिमांड एज इनकम डिक्रीज, यानी जैसे ही कंज्यूमर की जो है इनकम डिक्रीज करती है, इनकम के डिक्रीज करने से जो है आपका डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल गुड में जो है इनकम के साथ जो है और इनकम और डिमांड के साथ जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, इनकम के इंक्रीज होने से जो है कंज्यूमर की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी नॉर्मल गुड के केस में, और इनकम के डिक्रीज होने से जो है डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल गुड है पॉजिटिव रिलेशन विथ इनकम, यानी कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है आपका इनकम के साथ। प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव इन नॉर्मल गुड, यानी प्राइस इफेक्ट यानी कीमत प्रभाव जो है वो क्या होता है आपका नेगेटिव होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स के केस में जो है प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव और इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, यानी कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है नेगेटिव होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स से। जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस के इंक्रीज होने से जो है डिमांड ऑफ कमोडिटी या क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी नॉर्मल गुड्स की डिक्रीज होगी, और प्राइस जैसे ही किसी कमोडिटी की डिक्रीज होगी, नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है इंक्रीज होगी। इसीलिए प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव इन नॉर्मल गुड्स। दीज गुड्स आर प्रेफर्ड व्हेन प्राइस आर लो, यानी कि कीमत कम होने पर इन वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है। यानी नॉर्मल गुड्स को तब प्राथमिकता मिलती है जब इनकी प्राइस जो है वो लो होती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल गुड, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं आपका नॉर्मल गुड्स को। सामान्य वस्तुओं के उदाहरण में समझते हैं। नंबर 1 क्लोथिंग यानी कपड़े, फर्नीचर्स, मोटर व्हीकल, ये जो हैं आपके एग्जाम्पल हैं नॉर्मल गुड्स के। क्या होता है कि कंज्यूमर किसी क्लोथ्स या क्या कहते हैं आपका कपड़े को तभी परचेज करेगा जब वो गुड या तो फैशन में हो या उसकी प्राइस डिक्रीज हो। प्राइस के डिक्रीज होने से जो है कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी डिमांड को अधिक करेगा। एंड नेक्स्ट आता है आपका फॉर द नॉर्मल गुड इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन सेम डायरेक्शन, यानी नॉर्मल गुड्स के केस में जब नॉर्मल गुड्स होगी या सामान्य वस्तु होगी, नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन सेम डायरेक्शन, यानी सामान्य वस्तुओं के लिए जो है आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट एंड प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है एक ही दिशा में कार्य करता है। When price of a normal good falls, when price of a normal goods fall,
एंड रिजल्ट इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर, यानी कि जैसे ही किसी नॉर्मल गुड्स की जो है प्राइस डिक्रीज होती है तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी या परचेसिंग पावर जो है क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर। इनकम इफेक्ट विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के समान दिशा में कार्य करेगा, यानी इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है सेम डायरेक्शन में कार्य करेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस जो है डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी, और इनकम जैसे इंक्रीज होगी तो उसकी भी जो है नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकम इफेक्ट विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, both will work toward increase the quantity demanded of the good whose price has fallen, यानी दोनों उस वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे जिसकी कीमत गिर गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंफीरियर गुड। पहला हमने जाना नॉर्मल गुड्स, उसके बाद दूसरा जो है इंफीरियर गुड, दूसरे नंबर पे आता है आपका इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड आर दोज गुड हुज डिमांड फॉल डाउन विद राइज इन कंज्यूमर इनकम, यानी इंफीरियर गुड जो है वह होते हैं जैसे ही जो है किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने से जो है राइज इन कंज्यूमर इनकी डिमांड फॉल डाउन, यानी डिमांड जो है उस गुड्स की डाउन कर देती है। यानी इंफीरियर गुड्स के केस में जो है किसी कंज्यूमर की इनकम के इंक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड डिमांड इंक्रीज विथ डिक्रीज इन इनकम, यानी कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे ही किसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है। इस प्रकार इंफीरियर गुड के केस में जो है इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और इन इंफीरियर गुड इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी इंफीरियर गुड्स के केस में जो है इनकम इफेक्ट लेस होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, यानी इनकम इफेक्ट हो गया आपका लेस होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। यानी घटिया माल, इंफीरियर गुड्स को कहा जाता है आपका घटिया माल, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है। आय प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है। इंफीरियर गुड हैव इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, यानी कि घटिया सामान का आसानी से उपलब्ध होता है आपका विकल्प, यानी इंफीरियर गुड्स के जो है सब्स्टिट्यूट गुड आसानी से इजीली अवेलेबल होते हैं। इंफीरियर गुड हैव इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स, यानी इंफीरियर गुड्स के जो है क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल होते हैं। इनकम इफेक्ट जो है वो लेस होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। The income and substitution effect work in opposition direction for an inferior good, यानी कि इनकम इफेक्ट या इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो वर्क करता है आपका अपोजिट डायरेक्शन फॉर एन इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड के केस में जो है इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में जो है वर्क करते हैं, और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है सेम डायरेक्शन में कार्य करते हैं। When an inferior goods price decrease, when an inferior good, एक inferior या घटिया वस्तु है उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, प्राइस डिक्रीज द इनकम इफेक्ट रिड्यूस, इनकम इफेक्ट जो है रिड्यूस होता है, द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्ड वाइल द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज द अमाउंट कंज्यूम, यानी जब एक घटिया वस्तु की कीमत घटती है तो आय प्रभाव खपत की मात्रा को कम कर देता है। यानी कि इंफीरियर गुड में जो है प्राइस डिक्रीज द इनकम इफेक्ट रिड्यूस द क्वांटिटी, यानी कि कम कीमत पर जो है कम मांग होती है और अधिक कीमत पर अधिक, यानी कि
the quantity consumed while the substitution effect increase the amount of consumed. In practice, it has been observed that the substitution effect is यूजुअली लार्जर देन द इनकम इफेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है आमतौर पर ग्रेटर होता है लार्जर देन द इनकम इफेक्ट ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रॉस इनकम अलोकेटेड बाय कंज्यूमर ऑन एनी गिवन गुड्स एंड दस द change in demand is usually insignificant in comparison to the substitution effect. यानी कि व्यवहार में यह देखा गया है कि किसी दिए गए अच्छे पर यानी किसी दिए गए वस्तु पर उपभोक्ताओं द्वारा आवंटित सकल आय की छोटी राशि के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव आमतौर पर आय प्रभाव से बड़ा होता है और इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में मांग में परिवर्तन आमतौर पर महत्वहीन हो जाता है। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है आपका इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। उसके बाद अगला है आपका इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंफीरियर गुड। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड, इसमें क्या होता है इनकम इफेक्ट जो है आपका इनकम इफेक्ट लेस होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। Consumer is initially at A on RS with a decrease P of good. The consumer move to B. Consumer is initial point A में जो है RS A, ठीक है, यहाँ पे था इक्विलिब्रियम में, प्राइस डिक्रीज होती है ऑफ फूड, द कंज्यूमर मूव टू बी, यानी कंज्यूमर मूव कर जाते हैं आपका बी पॉइंट पे। ए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट F1E एसोसिएट विद ए मूव फ्रॉम A टू D, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो वो मूव करता है आपका A से D की तरफ। एंड इनकम इफेक्ट EF2 एसोसिएट विद ए मूव फ्रॉम D टू B, associated with a move from D to B. In this case, food is an inferior good because the income effect is negative. यानी कि इस केस में क्या होगा कि फूड जो है वो inferior good होगा because the income effect is negative. However, because the substitution effect exceed the income effect, the direct decrease in the price of food lead to an increase in the quantity of food demand. यानी कि F से F2 के बीच में ये जो है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिनोट करता है। F से F1 टू F2, F1 से जो है आपका F2 के बीच ये है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और उसके बाद F2E जो है ये है आपका इनकम इफेक्ट। F2 से E के बीच में ये है आपका इनकम इफेक्ट और टोटल यानी कि टोटल इफेक्ट होता है आपका, वो होते हैं आपका इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। टोटल इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर बात करें, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर ड्यू टू ए चेंज इन रिलेटिव प्राइस बिटवीन टू और मोर गुड्स। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर करता है ड्यू टू ए चेंज इन रिलेटिव प्राइस बिटवीन टू और मोर गुड्स।
For both normal and inferior goods, a price increase will lead to a reduction in quantity consumed of the good due to substitution good being relatively cheaper. The substitution effect occur करते हैं due to a change in relative price between two or more goods. Change in relative price between two or more goods for both normal and inferior good. A price increase will lead to a reduction in quantity consumed of the good due to substitution good being relatively cheaper. यानी relatively क्या हो जाएगी, वो cheaper हो जाएगी. Consumer substitute the good in which the price has increased for either cheaper good of the same observed quality or increase their consumption of the other inferior goods. उसके बाद आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डायग्राम, यानी कि कोई कंज्यूमर जो है किस प्रकार से जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट में जाएगा. आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, गुड एक्स एक्स पर यानी हॉरिजॉन्टल एक्स पर जो है गुड एक्स को डिनोट किया गया है और उसके बाद आपका वर्टिकल एक्स या गुड वाई को दर्शाया गया है वर्टिकल एक्स पे. जब कंज्यूमर के पास 60 रुपये इनकम थी तो बजट लाइन जो है इस प्रकार से है 60. जब जो है कंज्यूमर 60 रुपये पूरे वाई गुड को कंज्यूम करने में जो है स्पेंड कर देता है तो एक्स की 0 यूनिट परचेज करता है. जब जो है क्या कहते हैं आपका कंज्यूमर पूरी अपनी इनकम गुड एक्स को कंज्यूम कर परचेज करता है तो पूरी इनकम को जो है यानी 60 इनकम को जो है आपका गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में या कंज्यूम करने में स्पेंड कर देता है. तो इस प्रकार जो है जो इंडिफरेंस कर्व है ई पॉइंट जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिनोट करता है. द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई. और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है आपका ये प्राइस लाइन, यानी डेल्टा पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि एक्स में या वाई में कितना चेंज हो रहा है आपका और वाई में कितना चेंज आ रहा है. एम आर एस इक्वल टू होता है आपका पी एक्स अपॉन पी वाई फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोथ कंडीशन आर फुलफिल, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा, कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में तब आएगा बोथ कंडीशन फुलफिल होना चाहिए आपका, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गुड अपॉन प्राइस ऑफ वाई गुड होगा एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए आपका, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. Law of demand fail in case of inferior good only if substitution effect is less than income effect. Law of demand fail होता है in case of inferior good. Law of demand fail होता है in case of inferior good only कब होगा, जब substitution effect is less than income effect. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस होगा आपका इनकम इफेक्ट तो उस केस में जो है लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, फेल होगा. वैसे यूजुअली देखा जाता है कि इंफीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ग्रेटर होता है इनकम इफेक्ट से. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर होता है इनकम इफेक्ट से. इफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस देन इनकम इफेक्ट हो जाएगा तो उस केस में जो है आपका डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाएगा. एग्जाम्पल बाजरा, डालडा घी और लो क्वालिटी राइस, यानी कि जो इंफीरियर गुड के जो एग्जाम्पल हैं वो है आपका पहला बाजरा, डालडा घी, लो क्वालिटी राइस. ये जो है आपके
इंफीरियर गुड के एग्जाम्पल हैं। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है गिवन गुड। हमने 2 टाइप के गुड पढ़ रहे हैं, एक तो नॉर्मल गुड, उसके बाद दूसरा इंफीरियर गुड, और थर्ड टाइप ऑफ गुड आती है आपका गिवन गुड। थर्ड टाइप ऑफ गुड्स में आता है आपका गिवन गुड। गिवन गुड्स आर दोज गुड हुज डिमांड इंक्रीज एज प्राइस इंक्रीज, यानी गिवन गुड वो गुड होते हैं जिनकी जो है डिमांड इंक्रीज करती है एज प्राइस इंक्रीज। जैसे प्राइस इंक्रीज होती है, इनकी जो है डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। गिवन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है। एंड डिमांड डिक्रीज एज प्राइस डिक्रीज, यानी कीमत घटने पर डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। द इंफीरियर गुड फॉर विच देयर इज डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप आर नाउन एज गिवन गुड, यानी जिन घटिया वस्तु के लिए प्रत्यक्ष कीमत मांग संबंध होता है उन्हें गिवन माल कहा जाता है। द इंफीरियर गुड फॉर विच देयर इज डायरेक्ट प्राइस डिमांड, यानी कि प्राइस के साथ जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, उसे ही जो है गिवन गुड कहते हैं। यानी कि प्राइस के किसी कमोडिटी की प्राइस जैसे इंक्रीज होती है तो प्राइस के इंक्रीज होने से जो है गिवन गुड की डिमांड भी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और गिवन गुड की अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी जो है डिक्रीज हो जाती है। Given goods are exception to the Marshallian law of demand can occur when these their conditions are fulfilled, यानी गिवन जो है गिवन वस्तुएं मार्शल लॉ ऑफ इंडिया के डिमांड के अपवाद हैं। यानी गिवन वस्तुएं जो है लॉ ऑफ डिमांड, यानी जो कॉन्सेप्ट दिया था लॉ ऑफ डिमांड का, वो दिया था आपका मार्शल ने, उसके क्या है लॉ ऑफ डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं। गिवन गुड्स आर एक्सेप्शन टू द मार्शलियन लॉ ऑफ डिमांड कैन अकर व्हेन दीज देयर कंडीशन आर फुलफिल्ड। एंड नेक्स्ट आता है आपका द कमोडिटी मस्ट बी इंफीरियर विथ ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी कमोडिटी मस्ट बी इंफीरियर, यानी कोई भी कमोडिटी जो है वो इंफीरियर होगी विथ ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के केस में जो है इंफीरियर गुड जो है कमोडिटी इंफीरियर गुड होगी। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मस्ट बी स्मॉल, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो मस्ट बी होना चाहिए आपका स्मॉल। इनकम स्पेंड अपॉन द इंफीरियर गुड मस्ट बी लार्ज, यानी घटिया वस्तु पर आय व्यय अधिक होना चाहिए, प्रतिस्थापन प्रभाव छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कमोडिटी को नकारात्मक आय लोच के साथ नीचा होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका डिमांड कर्व स्लोप इज अपवर्ड इन गिवन गुड, यानी डिमांड कर्व क्या होता है आपका, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है अपवर्ड इन गिवन गुड। गिवन गुड के केस में जो है डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड होता है। डिमांड कर्व स्लोप इज अपवर्ड इन गिवन गुड्स, नहीं गिवन वस्तु में मांग वक्र ढलान ऊपर की ओर होता है। मांग वस्तु में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है, अपवर्ड होता है। गिवन गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, यानी गिवन वस्तु का जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। गिवन वस्तुओं का आय प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गिवन गुड्स हैव पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, यानी इनकम इफेक्ट गिवन गुड्स का क्या होता है नेगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। गिवन गुड्स हैव पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। एग्जाम्पल इसेंशियल फूड हुज डिमांड इज इनइलास्टिक, यानी आवश्यक भोजन जिसकी मांग बेरोजगार हो, यानी कि इसेंशियल गुड यानी आवश्यक गुड या फूड हुज डिमांड इज इनइलास्टिक, यानी आवश्यक भोजन जिसकी मांग क्या होती है बेरोजगार होती है। गुड्स लाइक राइस, पोटैटो, साल्ट एक्सेट्रा कम्स अंडर द गिवन गुड, यानी
जो है गिवन गुड्स के एग्जांपल क्या हैं, जैसे आपका राइस हो गया, पेटोटोस हो गया, उसके बाद नमक हो गया, साल्ट्स हो गया, एंड कम्स अंडर द गिवन गुड। इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो होती है आपका इनइलास्टिक डिमांड। गिवन गुड्स में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन कमोडिटी की कैसी होती है, इनइलास्टिक डिमांड होती है। उसके बाद ए गिवन गुड इज टाइपिकली हाई क्वालिटी एंड इंफीरियर प्रोडक्ट दैट डज नॉट हैव इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, यानी इंफीरियर गुड के सब्स्टिट्यूट जो है वो इजीली अवेलेबल हो जा रहे थे, बट गिवन गुड्स इज टाइपिकली हाई क्वालिटी एंड इंफीरियर गुड, यानी गिवन गुड जो है एक हाई क्वालिटी के इंफीरियर गुड हैं जिसके जो है इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, डज नॉट हैव इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि गिवन गुड्स is typically high quality and inferior product that does not have easily अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स। एक गिवन गुड जो है आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाला एक निम्न उत्पाद होता है जिसमें आसानी से उपलब्ध विकल्प नहीं होता है। इन गिवन गुड्स इनकम इफेक्ट इज मोर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। गिवन गुड के केस में इनकम इफेक्ट क्या होता है, मोर होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। नहीं, बात करते हैं आपका गिवन गुड। गिवन गुड के केस में क्या होता है आपका, गिवन गुड इनकम इफेक्ट इट मोर होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। और उसके बाद बात करते हैं अगर इंफीरियर गुड के। इंफीरियर गुड जो है इंफीरियर गुड में जो है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मोर होता है इनकम इफेक्ट से। इंफीरियर गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मोर होता है इनकम इफेक्ट से, और गिवन गुड में इनकम इफेक्ट मोर होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर ए गिवन गुड, यानी इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस डायरेक्शन में जो है वर्क करता है इन गिवन गुड और इंफीरियर गुड के केस में, आप समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। डायग्राम में जो है एक्स एक्स पे जो है आप देख सकते हैं इनकम को डिनोट किया गया है, और वाई एक्स पे जो है आपका प्राइस को डिनोट किया गया है। वैन कंज्यूमर की जो इनकम थी वो थी आपका एन इनकम थी, और वो जो है गुड एक्स की क्वांटिटी को परचेज करने में लगा रहा है MP1। और जैसे ही गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, प्राइस के डिक्रीज होने से जो है बजट लाइन रोटेट करती है आपका क्लॉकवाइज आउटवर्ड MP2 में चले जाती है, और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है आपका वो हो जाता है आपका B पॉइंट पे। इस प्रकार Q12 और Q11 जो है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिनोट करता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दर्शाता है, और जो Q11 से Q1 दर्शाता है ये आपका इनकम इफेक्ट को। और टोटल इफेक्ट की अगर बात करें, टोटल इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट जून 2022 में कि टोटल इफेक्ट में क्या क्या होता है। टोटल इफेक्ट का मतलब होता है आपका इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है टोटल इफेक्ट कहलाता है। एंड नेक्स्ट है आपका वेवलेंट गुड। हमने 3 टाइप ऑफ गुड्स पढ़ी हैं। एक पहला पढ़ा आपका नॉर्मल गुड्स, दूसरा पढ़ा आपका इंफीरियर गुड,
और थर्ड नंबर की जो गुड थी वो थी आपकी गिफिन गुड, एंड फोर्थ नंबर की जो गुड आती है वो आती है आपकी वेवलन गुड। फोर्थ नंबर की जो गुड आती है वो आती है आपका वेवलन गुड। फोर्थ नंबर की गुड कौन सी है? वेवलन गुड। फॉर वेवलन गुड डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज बिकॉज ऑफ इट्स एक्सक्लूसिवली नेचर एंड स्टेटस सिंबल। यानी जो वेवलन गुड होती हैं वो स्टेटस सिंबल की होती हैं। फॉर वेवलन गुड डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज, यानी वेवलन गुड्स की डिमांड क्या करती है? इंक्रीज करती है एज द प्राइस इंक्रीज। यानी कि वेवलन गुड होती है एक स्टेटस सिंबल की, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सक्लूसिव नेचर एंड सिंबल। वेवलन वस्तुओं के लिए मांग बढ़ती है, यानी डिमांड इंक्रीज होती है, क्योंकि इसकी अनन्य प्रकृति और स्थिति के प्रतीक के कारण कीमत बढ़ती है। द टर्म नेम्ड आफ्टर थॉस्टिन वेवलन, यानी कि जो वेवलन टर्म्स है वो थॉस्टिन वेवलन के नाम पे जो है कॉइन की गई है। इस शब्द का नाम थॉस्टिन वेवलन के नाम पर रखा गया है। यानी वेवलन गुड स्टेटस सिंबल की गुड होती है, और ये जो टर्म है वो किसके नाम पर है? वो है आपका थॉस्टिन वेवलन नामक एक इकोनॉमिस्ट थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसप्शियस कंजप्शन, यानी इसे विशिष्ट खपत कंसप्शियस कंजप्शन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कंसप्शियस कंजप्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कंसप्शियस कंजप्शन। bandwagon effect and demonstration effect and ratchet effect related with वेवलन गुड। यानी जो बैंडवैगन इफेक्ट होता है आपका, और उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है एंड रैचेट इफेक्ट होता है, वो रिलेटेड है आपके वेवलन गुड से। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन वेवलन गुड प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। यानी वेवलन गुड के केस में जो है प्राइस इफेक्ट क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यानी कि कंज्यूमर जैसे जैसे किसी कमोडिटी या वेवलन गुड की प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंज्यूमर उसको मोर परचेज करता है। इन वेवलन गुड प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। एग्जांपल लग्जरी कार्स एंड डिजाइनर ज्वेलरी एक्सेट्रा। यानी वेवलन वस्तु का जो एग्जांपल है वो है आपका लग्जरी कार्स और डिजाइनर ज्वेलरी। ये जो है आपके वेवलन गुड्स के एग्जांपल हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द इफेक्ट ऑफ ए फॉल इन प्राइस, यानी कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। एक डायग्राम से समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब डायरेक्शन का कहाँ को डायरेक्शन होगा, उसके बाद जो है इनकम इफेक्ट का क्या डायरेक्शन होगा, और उसके बाद जो है प्राइस इफेक्ट का क्या डायरेक्शन होगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स एंड गिफिन गुड्स। पहला आता है आपका नॉर्मल गुड्स, दूसरा आता है आपका इंफीरियर गुड, एंड थर्ड नंबर पे जो गुड आता है वो आता है गिफिन गुड। इनके नॉर्मल गुड्स के केस में इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड, सब्स्टिट्यूशन जो है इंक्रीज होता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इनकम इफेक्ट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड एंड डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड एंड डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ गिफिन गुड। यानी कि आपका क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट एंड गिफिन इफेक्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो करते हैं आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इनकम कंजप्शन कर्व, यानी आय उपभोग वर्ग या आय खपत वक्र। इनकम कंजप्शन कर्व या आय खपत वक्र।
आंसर हमारा रहेगा इनकम कंजम्पशन कर्व, यानी आय उपभोग वक्र या आय खपत वक्र। इनकम कंजम्पशन कर्व defined as the locus of point representing successive consumer equilibrium as the income of the consumer increase keeping the price of the two product constant, यानी इनकम कंजप्शन कर्व डिफाइन करते हैं आपका एज द लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सक्सेसिव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज कीपिंग द प्राइस ऑफ द टू प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी इनकम कंजप्शन कर्व दो उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखते हुए, यानी दो उत्पाद यानी दो प्रोडक्ट की कीमतों को जो है स्थिर रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के रूप में क्रमिक उपभोक्ता संतुलन का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदु के स्थान पर के रूप में परिभाषित किया गया है। इनकम कंजप्शन कर्व डिफाइन करता है एज द लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सक्सेसिव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज कीपिंग द प्राइस ऑफ द टू प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी इनकम जैसे ही इंक्रीज होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इनकम कंजप्शन कर्व शो कंजप्शन चोजन एट ईच ऑफ वेरियस लेवल ऑफ इनकम, ये जैसे ही किसी कंज्यूमर की जो है इनकम इंक्रीज होती है तो उसमें जो है कंज्यूमर की डिमांड पे किस प्रकार का जो इफेक्ट होता है वो जो है हमें इनकम कंजप्शन कर्व बताता है। और इनकम कंजप्शन कर्व शो करता है आपका चूजन एट ईच ऑफ वेरियस लेवल ऑफ इनकम। इनकम कंजप्शन कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम कंजप्शन कर्व होता है वो होता है आपका अपवर्ड होता है, इस टाइप का होता है। इनकम कंजप्शन कर्व स्लोप अपवर्ड इन नॉर्मल गुड्स। पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स तो इनकम कंजप्शन कर्व का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो इनकम कंजप्शन कर्व अपवर्ड इन नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में जो है इनकम कंजप्शन कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है आपका अपवर्ड। इन इनकम कंजप्शन स्लोप इज पॉजिटिव इन नॉर्मल, यानी कि पॉजिटिव होता है इन नॉर्मल गुड्स के केस में। एंड नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स के केस में जो है इनकम कंजप्शन कर्व का जो स्लोप होगी वो किस प्रकार से होगी। इनकम कंजप्शन कर्व इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, इनकम कंजप्शन कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, इनकम कंजप्शन कर्व in inferior good as income increase demand for good decrease and vice versa, यानी इनकम कंजप्शन कर्व इन केस ऑफ इंफीरियर गुड में क्या होता है कि इनकम इंक्रीज डिमांड फॉर गुड डिक्रीज, यानी कि घटिया वस्तु में जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे वस्तुओं की मांग घटती जाती है, और इसके विपरीत यानी जैसे जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, कंज्यूमर के इनकम के इंक्रीज होने से जो है डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही इनकम डिक्रीज होती है डिक्रीज होने से डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज होते हैं। और इस केस में क्या होता है आपका एज इनकम योर बजट इंक्रीज फ्रॉम P1 से L1 एंड टू P2 L2, यानी इसमें जो है इंफीरियर गुड्स के केस में जो इनकम कंजप्शन कर्व होता है वो बैकवर्ड बेंडिंग होती है। इनकम कंजप्शन कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है आपका इंफीरियर गुड्स के केस में, यानी कि गुड वाई जो है इस केस में नॉर्मल गुड्स है और गुड एक्स जो है वो है आपका इंफीरियर गुड, जिसकी तरफ जो है इनकम कंजप्शन कर्व ने मुंह मोड़ दिया या
मूव को जो है बैक बेंडिंग कर दिया, उसे जो है हम इंफीरियर गुड कहेंगे, और जिसकी तरह मूव कर लिया उसको कहेंगे आपका नॉर्मल गुड्स। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम कंजप्शन कर्व, यानी कि जब गुड वाई इंफीरियर होगी, इससे पहले हमने जाना गुड एक्स इंफीरियर, गुड एक्स इज इंफीरियर, यानी कि गुड एक्स इंफीरियर थी, गुड एक्स के इंफीरियर होने में जो है जो इनकम कंजप्शन कर्व होगा उसका से इस प्रकार होगा, इस प्रकार से होगा। और गुड एक्स जब गुड एक्स इंफीरियर होगी, गुड एक्स के इंफीरियर होने के केस में जो है इनकम कंजप्शन कर्व यानी आईसीसी जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग होगी। और उसके बाद जब गुड वाई इंफीरियर गुड होगी, गुड वाई इज इंफीरियर एंड गुड वाई इज इंफीरियर, एंड गुड वाई इज इंफीरियर, गुड वाई जो है इंफीरियर होगी, उस केस में जो है वाई इंफीरियर होगी, तो उस केस में जो इनकम कंजप्शन कर्व होगा वो इस प्रकार होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूजीसी नेट में कि वह गुड एक्स इज इंफीरियर देन इनकम कंजप्शन कर्व जो है वो किस प्रकार का होगा, तो उसमें जो है गुड वाई जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और गुड एक्स जो है क्या होगी इंफीरियर गुड। इनकम कंजप्शन कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड होंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल होता है आपका चाय एंड कॉफी, टी एंड कॉफी जो है वो आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जांपल होते हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इंडिफरेंस कर्व बिकम डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, यानी इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व बिकम डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन होता है और इनकम कंजप्शन कर्व स्लोप विल बिकम हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो है हॉरिजॉन्टल हो जाता है आपका इनकम कंजप्शन कर्व। पूर्ण स्थानापन्न के मामले में उदासीनता वक्र नीचे की ओर सीधी रेखा बन जाते हैं और आईसीसी ढलान एक्स एक्स के क्षैतिज हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में जो है जो इनकम कंजप्शन कर्व होगा उसका शेप या स्लोप किस प्रकार का होगा, तो उसका जो स्लोप होगा वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्स के समांतर। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो है जो इनकम कंजप्शन कर्व होता है वो हो जाता है आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है या आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन, और इस प्रकार से जो है इनकम कंजप्शन कर्व हो जाएगा। इनकम कंजप्शन कर्व एक्स एक्सिस के समानांतर या हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में इनकम कंजप्शन कर्व हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, आईसीसी इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी आप देख सकते हैं कि जो इस प्रकार से जो है इनकम कंजप्शन कर्व हो जाता है। And elasticity of demand for two substitute good are negative. Elasticity of demand for two substitute good क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। Elasticity of two demand for substitute goods, यानी elasticity of demand for two substitute goods are क्या होता है आपका नेगेटिव। Elasticity of demand for two substitute goods are negative
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स आर पॉजिटिव। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स आर नेगेटिव, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, यानी टू सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होगी, वो होगी आपकी नेगेटिव। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू सब्स्टिट्यूट गुड आर पॉजिटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू सब्स्टिट्यूट गुड केस में कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू सब्स्टिट्यूट गुड आर नेगेटिव। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की क्रॉस लॉज के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फर्स्ट आता है आपका पॉजिटिव यानी सकारात्मक। व्हेन गुड आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। व्हेन गुड आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, यानी कि जब जो है एक दूसरे के लिए गुड से क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, प्रतिस्थापन होंगे, देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स, देन व्हेन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई लीड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ एक्स, यानी कि जैसे ही वाई गुड की प्राइस इंक्रीज होती है, वाई गुड की प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड वो इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी ऑफ वाई गुड की जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, यानी जब दो वस्तुएं जो है एक दूसरे के प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूट हैं, देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। In other words, when an increase in the price of y lead to an increase in the demand of x. For instance, with the increase in price of tea, demand for of coffee will increase. यानी कि जैसे ही क्या होगे, टी की जो है प्राइस, टी के प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज। डिमांड ऑफ कॉफी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की दूसरा जो टाइप है वो है आपका नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव कब होगा, इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड, जब जो है दो वस्तुएं क्या होंगी, एक दूसरे की पूरक होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड के केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। और इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, यानी कि कंप्लीमेंट्री गुड का केस एग्जाम्पल क्या है, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही, ये जो है कंप्लीमेंट्री गुड के एग्जाम्पल हैं। ए प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एन वन कमोडिटी लीड टू प्रोपोर्शनेट फॉल इन द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, यानी कि जो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दर्शाता है आपका, वो दर्शाता है कि a proportionate increase in price of one commodity lead to a proportionate fall in the demand of another commodity। यानी कि जैसे ही जो है पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होंगे, पेट्रोल के प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है कार की डिक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड। A proportionate increase in price of one commodity lead to a proportionate fall in the demand for another commodity because both are demanded jointly। यानी कि दोनों जो डिमांड है कंप्लीमेंट्री की वो क्या है, जॉइंट है एक दूसरे की।
उसके बाद जीरो यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब जीरो होगी उसके बारे में समझते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जब दो कमोडिटी या दो गुड ईच अदर से रिलेटेड नहीं होंगे तो उस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन two goods are not related to each other. For instance, increase in price of cars does not affect the demand of clothes, यानी कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है आपकी कार की वो इफेक्ट नहीं करती डिमांड ऑफ क्लोथ, यानी कपड़े की मांग को प्रभावित नहीं करती। Thus the cross elasticity of demand is zero, यानी कि जब दो कमोडिटी या दो गुड एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे तो उस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो होगी आपका जीरो। इट हैज बीन शोइंग फिगर नंबर 2, यानी ये में जो है इसको जो है फिगर में डिनोट किया गया है। उसके बाद मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस एज, यानी कि जो मैथमेटिकल रूप में जो है एक्सप्रेस किया जाता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मैथमेटिकल रूप में जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होता है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है गुड वाई के प्राइस में और उससे जो है गुड एक्स के एक्स कमोडिटी की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, वही जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दर्शाता है। सिंबॉलिक रूप में अगर देखें, यानी अगर इसको जो है अल्फाबेटिकली देखें तो क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है आपका डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई करेंगे मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। यहाँ पे जो है ये जो चेंज डेल्टा डिनोट करता है आपका वो चेंज के साइन को डिनोट करता है, यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी में कितना चेंज आ रखा है चेंज को डिनोट करते हैं। और उसके बाद जो डेल्टा पी है वाई कमोडिटी की प्राइस में कितना चेंज है, वाई कमोडिटी की प्राइस में जो है कितना चेंज आ रखा आप देख सकते हैं। क्यू एक्स इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स एंड डेल्टा क्यू एक्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स एंड पी वाई इनिशियल प्राइस ऑफ गुड वाई एंड डेल्टा पी वाई चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। एंड नेक्स्ट आता है आपका इनकम कंजप्शन कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इनकम कंजप्शन कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड इनकम कंजप्शन इंडिफरेंस कर्व बेस्ड एल से बी, यानी कि जो इनकम कंजप्शन कर्व होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पूर्णतया पूरक वस्तु के केस में जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो होता है आपका एल शेप का, यानी इस टाइप का होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड सेम अमाउंट ऑफ गुड विल बी कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस एंड इनकम, यानी पूर्ण कारक वस्तु में उपभोक्ता द्वारा कीमत और आय पर ध्यान दिए बिना समान मात्रा में वस्तु का उपभोग किया जाता है। इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सेम अमाउंट ऑफ गुड्स विल बी कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस एंड इनकम। इंडिफरेंस कर्व
विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि इंडिफरेंस कर्व यानी इनकम कंजप्शन कर्व जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है अपवर्ड इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में इनकम कंजप्शन कर्व जो है पॉजिटिव स्लोप होता है आपका अपवर्ड, यानी कि जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में जो आपका इनकम कंजप्शन कर्व होता है वो होता है अपवर्ड स्लोप, इस प्रकार का होता है। इंफीरियर गुड के केस में कैसा होता है? इंफीरियर गुड के केस में जो है बैकवर्ड बेंडिंग होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में कैसे होता है? सब्स्टिट्यूशन गुड के केस में जो है आपका क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है इनकम कंजप्शन कर्व। और उसके बाद आपका इन केस ऑफ इंफीरियर गुड के केस में जो है आपका बैकवर्ड बेंडिंग होता है और इंफीरियर गुड के केस में। और उसके बाद जो है नॉर्मल गुड के केस में कैसा होता है आपका? इन केस ऑफ नॉर्मल गुड अपवर्ड स्लोपिंग होता है, स्लोप अपवर्ड इन नॉर्मल गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में कैसा होता है? ऐसा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में जो है जो इनकम कंजप्शन कर्व होता है वो होता है आपका अपवर्ड स्लोप, एंड नॉर्मल गुड्स के केस में जो है इनकम कंजप्शन कर्व इस प्रकार होता है। और उसके बाद जो है आपका इंफीरियर गुड के केस में इस प्रकार होता है, यानी गुड वाई जो है इंफीरियर और गुड एक्स जो है नॉर्मल होगा आपका। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो है हॉरिजॉन्टल होता है। उसके बाद नेगेटिव, जीरो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई, यानी डेल्टा क्वांटिटी ऑफ एक्स में कितना चेंजेस आ रखा है? डेल्टा पी वाई, यानी प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी के चेंज होने से। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड इनकम कंजप्शन कर्व जो है अपवर्ड स्लोप होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड आर पॉजिटिव, यानी दो पूरक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है आपका? सकारात्मक होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर पॉजिटिव एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या होती है आपका? नेगेटिव, यानी दो पूरक वस्तुओं की मांग की क्रॉस लोच नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेगेटिव। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड आर पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइस कंजप्शन कर्व। हमने सबसे पहले इस वीडियो में जाना कि जो है डिफरेंट टाइप की गुड्स कौन कौन से हैं, जिनमें हमने चर्चा की। पहला इन नॉर्मल गुड्स, फिर उसके बाद हमने जाना इंफीरियर गुड्स, फिर उसके बाद जो है हमने गिफन गुड के बाद जो है हमने वेवलेंट गुड के बारे में जाना। फिर जो है हमने इनकम कंजप्शन कर्व और टोटल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट से जो है टोटल इफेक्ट बनता है। अब उसी प्रकार जो है हम प्राइस कंजप्शन कर्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्राइस कंजप्शन कर्व या मूल्य खपत वक्र या कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजप्शन कर्व यानी पीसीसी, प्राइस कंजप्शन कर्व, प्राइस कंजप्शन कर्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समझते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व यानी पीसीसी शो करता है वेरियस अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी बॉट बाय ए कंज्यूमर व्हेन इट्स प्राइस चेंज। आपका प्राइस कंजप्शन कर्व शो करता है वेरियस अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि डिफरेंट कमोडिटी की अमाउंट को, वेरियस अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी
बॉट बाय ए कंज्यूमर व्हेन इट्स प्राइस चेंज, यानी कि जब जो है किसी वस्तु की कीमत में चेंज होती है तो अलग अलग कीमत पर जो है जब कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो वही जो है शो करता है आपका प्राइस कंजप्शन कर्व। यानी पीसीसी उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखाता है जब उसकी कीमत में परिवर्तन होता है। जब किसी कमोडिटी की कीमत में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता द्वारा उसकी कितनी मात्राएं यानी क्वांटिटी को परचेज किया जाता है उसके बारे में बताता है आपका पीसीसी। डाउनवर्ड स्लोप पीसीसी, यानी कि प्राइस कंजप्शन कर्व कब डाउनवर्ड होगा? पीसीसी डाउनवर्ड इंडिकेट व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज, कंज्यूमर बाय मोर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई। यानी पीसीसी यानी प्राइस कंजप्शन कर्व जो है नीचे की डाउनवर्ड स्लोप होगा, यानी इस प्रकार के जो है पीसीसी होगा। इंडिकेट व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज, प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो डिक्रीज होगा। प्राइस ऑफ गुड एक्स के डिक्रीज होने से जो है बजट लाइन वो शिफ्ट करेगी आपका L2 को। इनिशियल जो बजट लाइन थी वो थी आपका L1, जैसे ही प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई प्राइस N2 में गई तो जो है बजट लाइन शिफ्ट हुई है आपका L2, और जैसे और डिक्रीज की तरफ गुड एक्स की प्राइस तो बजट लाइन और शिफ्ट होके जो है नेक्स्ट पे चलेगी L3 पे और उसके बाद L4 पे चलेगी। पीसीसी प्राइस कंजप्शन कर्व विल बी डाउनवर्ड इफ डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक, यानी प्राइस कंजप्शन कर्व जो है डाउनवर्ड तब होगा, विल बी डाउनवर्ड इफ डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक। जब प्राइस कंजप्शन कर्व डाउनवर्ड कब होगा? जब डिमांड फॉर द गुड क्या होगा? इलास्टिक होगा। इन डाउनवर्ड पीसीसी यानी डाउनवर्ड होगा आपका प्राइस कंजप्शन कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि डाउनवर्ड पीसीसी में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर होता है आपका 1 से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर होता है इस केस में, डाउनवर्ड पीसीसी में जो है ग्रेटर 1 होता है और ग्रेटर देन 1 और इलास्टिक होगा डाउनवर्ड इफ डिमांड गुड इज इलास्टिक। इन केस ऑफ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पीसीसी इज डाउनवर्ड। इन केस ऑफ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट या पॉजिटिव या सब्स्टिट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी जो है डाउनवर्ड होगा। एंड अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी, यानी जो अपवर्ड होगा आपका प्राइस कंजप्शन कर्व कब होगा? अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजप्शन कर्व, यानी इस प्रकार का जो प्राइस कंजप्शन का होगा अपवर्ड स्लोपिंग। पीसीसी फॉर एक्स मीन दैट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल, यानी जब प्राइस ऑफ गुड एक्स की फॉल होती है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स एंड वाई राइज, यानी कि जब दोनों गुड्स की जो है क्वांटिटी राइज होगी। जब प्राइस कंजप्शन कर्व क्या बताता है? अपवर्ड स्लोपिंग एक्स मीन दैट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल, यानी प्राइस ऑफ गुड एक्स की जो फॉल हो रही है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बोथ गुड्स एक्स एंड वाई राइजेस, यानी एक्स के लिए ऊपर की ओर ढलान वाली प्राइस कंजप्शन कर्व का अर्थ है कि जब वस्तु एक्स की कीमत गिरती है तो वस्तु एक्स और वाई दोनों की मांग की मात्रा बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी प्राइस कंजप्शन कर्व अकर करता है व्हेन द डिमांड फॉर गुड इज इनइलास्टिक। ऊपर की ओर झुकी हुई पीसीसी तब होती है जब वस्तु की मांग बेलोजदार होती है, यानी इनइलास्टिक होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 या इलास्टिक हो गए, और अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इनइलास्टिक। फॉर अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजप्शन कर्व प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी अपवर्ड स्लोपिंग में जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी। अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी कर्व है, यानी
प्राइस कंजप्शन कर्व के अपवर्ड होने के केस में, इस केस में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 होगी। डाउनवर्ड में क्या हो गया, डाउनवर्ड पीसीसी कर्व, जब पीसीसी कर्व जो है यानी पीसीसी प्राइस कंजप्शन कर्व डाउनवर्ड होगा, उसमें इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 या इलास्टिक डिमांड। इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 या इन इलास्टिक डिमांड होती है। डिमांड इज इन इलास्टिक, यानी मांग की लोच जो है क्या होती है, वो इन इलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी, यानी बैकवर्ड स्लोपिंग होगा आपका पीसीसी कर्व कब, जब गिफिन गुड के केस में। बैकवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजप्शन कर्व गिफिन गुड्स के केस में, यानी गिफिन गुड के केस में जो प्राइस कंजप्शन कर्व होगा वो बैकवर्ड बेंडिंग होगा, यानी इस प्रकार से होगा पीछे की ओर। यानी गुड एक्स जो है वो क्या है आपका गिफिन गुड है और गुड वाई जो है नॉर्मल गुड है। बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी फॉर गुड एक्स इंडिकेट दैट व्हेन प्राइस ऑफ एक्स फॉल आफ्टर ए पॉइंट स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ इट्स डिमांड फॉर और परचेज, यानी वस्तु एक्स के लिए बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी इंगित करता है कि जब एक्स की कीमत गिरती है तो एक बिंदु के बाद इसकी कम मात्रा की मांग या खरीदी की जाती है। पीसीसी स्लोप बैकवर्ड इन केस ऑफ गिफिन गुड, यानी कि जो प्राइस कंजप्शन कर्व का जो स्लोप होता है बैकवर्ड होता है इन केस ऑफ गिफिन गुड। गिफिन गुड के केस में जो है जो पीसीसी होता है वो होता है आपका बैकवर्ड बेंडिंग। हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग पीसीसी कर्व, यानी हॉरिजॉन्टल जो है कब होता है आपका प्राइस कंजप्शन कर्व, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, यानी इस प्रकार का जो पीसीसी कर्व होता है वो कब होता है। हॉरिजॉन्टल पीसीसी मीन व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल इट्स डिमांड इंक्रीज बट क्वांटिटी परचेज ऑफ क्वांटिटी वाई रिमेन सेम, यानी कि जब जो है प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल होते हैं, प्राइस ऑफ गुड एक्स के फॉल होने से इट्स डिमांड इंक्रीज, यानी इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, बट क्वांटिटी परचेज ऑफ क्वांटिटी वाई रिमेन सेम, यानी कि वाई गुड की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। उस केस में प्राइस कंजप्शन कर्व जो है वो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल। इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक, यानी यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड पीसीसी विल बी हॉरिजॉन्टल, यानी कि इसमें जो है यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 1 के बराबर होती है। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 के बराबर होती है जब जो है आपका पीसीसी कर्व हॉरिजॉन्टल होती है। डिफरेंट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी हम इसमें जो है डिफरेंट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानते हैं। नॉर्मल गुड, जब नॉर्मल गुड्स होगी उसमें जो है इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन 0, यानी नॉर्मल गुड्स के केस में जो है इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन 0, यानी वो मोर होगी नॉर्मल गुड्स के केस में। एंड दूसरा है आपका इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड के केस में जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, इनकम इलास्टिसिटी जो ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव होती है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका लग्जरी गुड। लग्जरी गुड में क्या होता है आपका इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। लग्जरी गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होते हैं। उसके बाद नेसेसरी गुड, नेसेसरी गुड की बात करते हैं तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1। नेसेसरी गुड के केस में जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मोर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद। आने वाली वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपका
एंजल कर्व, हिग्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। जो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम जो है एंजल कर्व के बारे में समझेंगे, हिग्स और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में समझेंगे और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में। धन्यवाद।